आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम है वैष्णवी शुक्ला और वर्ग 2 दोस्तों हमारे लिए फिर से एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी लेकर के आया है और अभी हमारे पास प्लेनिटी ऑफ टाइम है, इसमें हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस चैनल पर ये मेरी मतलब ये पर्टिकुलर चैनल एक नई शुरुआत है। यहाँ पर वैसे तो मैं लगभग हर सेगमेंट के लिए इंग्लिश पढ़ाती हूँ। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, पहले भी पढ़े होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। लास्ट जो एग्ज़ाम था वो भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है? तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल में जैसा आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश का ही चैनल है और सिर्फ़ टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ही है। मैंने मेंशन ही कर रखा है चैनल में। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे आपकी ग्रामर हो, ठीक है? चाहे आपकी वोकैब हो, है ना? देन चाहे आपका पेडागॉजी हो और चाहे आपका लिटरेचर हो, ठीक है? सारा कुछ मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगी, वो भी बेहतरीन तरीके से। यानी जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे, आपको एक-एक चीज़ दिमाग में आपके प्रॉपर जाएगी और हम यहाँ पर सिर्फ़ ऐसे रटेंगे नहीं, है ना? हम यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सीखेंगे और वाक़ई में अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे रही हूँ अपने बारे में और इस चैनल के बारे में। पहला ही लेक्चर है आज ये इस चैनल पर और देखिए हम एक कहावत है, रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, ठीक है? तो अभी तो मतलब कुछ एज़ सच कोई सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, कोई रीच नहीं है, कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी जस्ट ही बनाया है, मतलब आज से ही मैंने काम करना शुरू करा है इस चैनल पर। बट मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरी मेहनत और सॉलिड कंटेंट को देखते हुए आप इस चैनल से जुड़ेंगे भी और अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो आप इसको शेयर भी करेंगे ताकि मेरी मेहनत सफल हो और हमारी ये जो पहल है टीचिंग एग्ज़ाम्स को और ख़ास तौर पे टीचिंग एग्ज़ाम्स की इंग्लिश को आसान बनाने की जो हमारी पहल है, इस पहल को हम जो है सार्थक बना पाएँ, यानी हमारी जो मेहनत है एटलीस्ट उसको एक अच्छी दिशा मिले, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग शुरू करते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको थोड़ा-सा सिलेबस वगैरह बताऊँ, ठीक है? बट मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो हमको शुरुआत करनी चाहिए पढ़ने की। सिलेबस लगभग बहुत जगह आपने सुन भी लिया है ना? और सेम ही सिलेबस है और हाँ, प्रीलिम्स के लिए प्री के लिए ना अभी एज़ सच सिलेबस आपका आया नहीं है ना? तो कंसिडर करके चलती हूँ मैं कि जो पुराना वाला सिलेबस है आपका ना, वही वाला रहेगा या मैं कह रही हूँ कि देखो, कॉमन चीज़ें कुछ होती हैं, मैं कह रही हूँ ठीक है चलो कुछ कुछ ऐड ऑन हो जाएगा, लेकिन क्या हमारे सिलेबस से पेडागॉजी एकदम हट जाएगी? मेरा मानना है एकदम से तो नहीं हटनी चाहिए। क्या ग्रामर हटेगी? क्या वोकैब हटेगी? नहीं। हो सकता है कुछ नए टॉपिक्स आ जाएँ और अगर आएँगे तो उनको हम लोग टैकल भी कर लेंगे, है ना? रही बात हमारे प्रीलिम्स में लिटरेचर वाले पोर्शन की, तो बहुत छोटा-सा पोर्शन है ना? जिसमें बेसिकली आपको फिगर ऑफ स्पीच और ये सारी बेसिक कुछ-कुछ चीज़ें ही हैं जो पढ़नी होती हैं, वो सारी मैं आपको यहीं पर इसी चैनल पर पढ़ा दूँगी, ठीक है? तो अब हम लोग शुरू करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है पेडागॉजी का। पेडागॉजी की जो शुरुआत है बेसिकली इसका जो पहला ही चैप्टर होता है, वो हमारा होता है लर्निंग एंड एक्विजिशन। देखिए मेरे स्मार्ट बोर्ड में लिखने की आदत है, तो ये टैब में उतना मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल मतलब आप समझने की कोशिश करिएगा कॉन्सेप्ट को। मेरी हैंडराइटिंग वैसे भी बचपन से ही खराब है ना? गरीब हूँ मैं इस मामले में। तो पहला ही चैप्टर दोस्तों हमारा होता है लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? अब देखो ये बेसिक चीज़ तो आप हर कोई जानते होंगे कि लर्निंग मतलब सीखना, एक्विजिशन मतलब अर्जन, ठीक है? फिर भी क्वेश्चन्स अगर थोड़े से घूम कर के आते हैं तो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ़ ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ये पढ़ाई सिर्फ़ वर्ग 2 तक सीमित रहे। आप वर्ग 2 के अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप केवीएस दो, ठीक है? चाहे एनवीएस दो, कोई भी एग्ज़ाम दो आप टीचिंग का, आपको ये कॉन्सेप्ट जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में फ़ॉल करते हैं, पूछे जाते हैं, सब जगह आपको इन क्लासेस से हेल्प मिलेगी, ठीक है? ये थ्योरी समझने से पहले, लर्निंग और एक्विजिशन समझने से पहले दोस्तों हमको लैंग्वेज पता होनी चाहिए, है ना? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ लगेगा? लैंग्वेज पर लगेगा, है ना? हमारा सब्जेक्ट क्या है? लैंग्वेज है। हम सीख क्या रहे हैं बेसिकली? लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज होती क्या है? हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है? कई बार छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स के अंदर हमसे लैंग्वेज की भी डेफिनिशन पूछी जा सकती है। मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि पूछी जा सकती है ना? ऐसा नहीं कह रही हूँ आपके में पूछी जाएगी। ओके, नाउ व्हाट इज़ लैंग्वेज? भाषा से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूँ सिंपली कि बेटा भाषा आई क्यों? है ना? जो भाषा है वो बेसिकली क्यों आई होगी? आप मुझे बताइए कि आखिर लैंग्वेज का जन्म क्यों हुआ होगा? क्यों आई होगी? तो आपके मन से एक जवाब निकलना चाहिए कि मैडम हम अपने थॉट्स को, जो हम सोचते हैं, अ, जो हमारे विचार हैं, जो हम फ़ील करते हैं, ठीक है? वो हम सामने वाले तक पहुँचा पाएँ, ठीक? और यही काम करने के लिए हमारी लैंग्वेज आई है ना? भाई हम जो सोचते हैं, अरे मुझे कहना है कि आप सुंदर लग रहे हो, तो भई कहूँगी कैसे अगर भाषा ही नहीं होगी तो, है ना? तो भाषा किस लिए है? तो बेसिकली जो भाषा है वो एक माध्यम है ना? लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू व्हिच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। यानी ये एक माध्यम है जिससे हम लोग
हमारे विचारों को, है ना, हमारे आइडियाज़ को, हमारे थॉट्स को, हमारी फीलिंग्स को, हम क्या फ़ील करते हैं, ठीक है? हमको कैसा महसूस हो रहा है, हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी बातें हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे दोस्तों? तो आप कहोगे मैडम जी एक ना एक लैंग्वेज से ही एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली लैंग्वेज क्या हो गई हमारी? एक मीडियम है, एक क्या है? माध्यम है ना? वैसे तो देखिए आप सब इंग्लिश से मास्टर्स हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि मतलब इंग्लिश में ही लगभग सब पढ़ें, लेकिन हाँ, कुछ वर्ड्स हैं जो मैं हिंदी में भी लिखते रहूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो। देखिए मैं ये मान के चलती हूँ कि क देखो कहने के लिए तो आप सबने बीएड कर रखा है ना? लेकिन अगर मैं वास्तविकता में बोलूँ तो जो 90% जो बीएड होता है ना, वो कुंजी वगैरह पढ़ के काम हो जाता है ना? यानी जुगाड़ का बीएड होता है या इवन मैं कहूँ कि मास्टर्स भी जुगाड़ वाले काम में ही होता है। हम कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में एकदम दिलचस्पी से घुस करके तो पढ़ते नहीं हैं, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं लैंग्वेज के वो उतने स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एकदम ज़ीरो से पढ़ा रही हूँ। मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि आप एक छोटे बच्चे हो जिसको अभी कुछ भी नहीं आता है। मैं मान के चलती हूँ आपने कोई बीएड नहीं करा, कोई मास्टर्स नहीं करा, आपको कुछ नहीं आता। हम उस तरीके से बेसिक तरीके से सीखेंगे। तो भाषा क्या है अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप मुझे बताएँगे कि मैम ये एक मीडियम है जिससे हम अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे नॉलेज को अब भई कोई कह दे कि नॉलेज को एक्सप्रेस तो भाई अगर हम आइडियाज़ की बात करें तो नॉलेज से ही डायरेक्टली रिलेट करेगा ना, है ना? हमारे ज्ञान से ही तो हमारे आइडियाज़ आते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो हम किससे करेंगे? लैंग्वेज से करेंगे यानी लैंग्वेज क्या है हमारी एक माध्यम है, ठीक है? नाउ क्या लैंग्वेज हम ये जो बोल रहे हैं यही बस लैंग्वेज है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जो कैसा है, जो बोल नहीं सकता है, वो स्पेशली एबल्ड है ना? तो क्या लैंग्वेज सिर्फ़ बोल के ही होती है? नहीं, लैंग्वेज की अगर मैं एकदम बेसिक फॉर्म्स की बात करूँ, तो बेसिकली आपको 3 फॉर्म्स में लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी। ये मैं वैसे फॉर्मल फॉर्म्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक जनरल फॉर्म्स की बात कर रही हूँ, है ना? जैसा मैंने कहा कि हम एकदम बेसिक से सीखने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो अगर मैं फॉर्म्स की बात करूँ, तो एक तो फॉर्म्स होता है दोस्तों हमारा बोलने का, ठीक है? एक आई मीन फॉर्म होता है बोलने का, ठीक है? एक हमारा बोलने वाला फॉर्म हुआ, स्पीकिंग वाला फॉर्म हुआ। दूसरा दोस्तों हमारा हुआ क्या? राइटिंग वाला फॉर्म, है ना? यानी हम बोल करके कोई चीज़ किसी को समझा सकते हैं, साथ के साथ हम लिख कर के भी समझा सकते हैं, है ना? हम साथ के साथ लिख कर के भी समझाते हैं। अगर आपको याद हो तो स्कूल में जब टीचर हमको मना कर देते थे बोलने से, तो हम लोग कैसे गॉसिप्स करते थे? लिख कर के, तो वो भी हमारी एक लैंग्वेज ही थी, ठीक है ना? जब कोई ऑथर कुछ लिखता है, तो अपनी राइटिंग से ही तो हमसे बात करता है ना? हमसे अपनी राइटिंग से ही तो बात करता है, ठीक है? तो क्या-क्या फ़ॉर्म होगा? एक होगा बोलने वाला, स्पीकिंग वाला, ठीक है? एक होगा हमारा लिखने वाला, राइटिंग वाला और तीसरा ये अगर आप लोगों ने चुप-चुप के मूवी देखी हो, ठीक है? तो ये जो जब्बा-जब्बा करके ये क्या कर रहा था? ये साइन दे रहा था, है ना? क्या कर रहा था ये? साइन दे रहा था, ठीक है? तो तीसरा हम क्या कह सकते हैं हमारा साइन लैंग्वेज ठीक है? या इसी को हम सिम्बॉलिक लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ठीक है? तो जो लोग बोल नहीं पाते हैं, उनके लिए ये क्या होती है? साइन लैंग्वेज हो जाती है। बेसिकली 3 ही तरीके हुए ना। अब मुझे आप बताइए, क्या आप ब्रेल के बारे में जानते हैं? क्या आप ब्रेल के बारे में जानते हैं? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऑनेस्टली देख रहे हैं, तो कमेंट में मुझे बताइए कि जो ब्रेल है ना? ब्रेल जो मेथड है, वो कौन से फॉर्म के अंदर फ़ॉल करनी चाहिए? स्पीकिंग, राइटिंग या साइन? कौन से फॉर्म के अंदर फ़ॉल करनी चाहिए? ठीक है, तो 3 हमने फॉर्म बेसिकली होते हैं हमारे जो हमें पता है, हमारे हम नोन फॉर्म्स हैं ये, ठीक है? अब अगर मैं बोलूँ कि कौन-सी लैंग्वेज है, कौन-सा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है जो ज़्यादा क्रेडिबल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्वसनीय, ठीक है? कौन-सा हमारा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है जो ज़्यादा क्रेडिबल होता है या विश्वसनीय होता है? आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होगा मैडम देखो बोली हुई चीज़ें तो हट जाती हैं, ठीक है? है ना? भाई मुँह से बोले हुए वादे तो हट जाते हैं, वो इतने स्थायी नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, ना ही इतने क्रेडिबल होते हैं। इसीलिए जो हमारा फॉर्मल वर्क है ना? हमारा जो फॉर्मल वर्क है, वो हमेशा कैसे होता है? लिख के, है ना? लिख के, तो रिटन फॉर्म जो है ना? राइटिंग वाला जो हमारा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, वो ज़्यादा स्थायी होता है, स्टेबल होता है और वो विश्वसनीय होता है, जिसको हम क्रेडिबल कहते हैं, ये होता है ओरल लैंग्वेज यानी बोली हुई लैंग्वेज के कंपैरिज़न में, ठीक है?
कोर्ट्स में आप देखेंगे इवन आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी लिख के आता है। मान लो सरकार अपॉइंटमेंट लेटर ना दे, है ना? अब आप गए जॉइन करने, बढ़िया तैयार होकर के बस्ता-वस्ता लेकर के एकदम कि अरे अब तो सपना पूरा हो गया, सरकारी मास्टर बन गए हैं, ठीक है? आप गए और क्या हुआ? आपको वहाँ पर कह दिया गया कि भाई साहब आपका तो नाम ही नहीं है, आप थोड़ी सिलेक्ट हो। तो क्या होगा? वो क्रेडिबल चीज़ नहीं हुई, है ना? ऐसे तो फिर बेवकूफ़ बनते रहेंगे अपन। तो क्रेडिबल लैंग्वेज जो है वो कौन-सा क्रेडिबल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज जो है वो बेसिकली क्या होता है? रिटन होता है। पेपर में ये सवाल पूछा गया है मल्टीपल स्टेट्स के अंदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में पेडागोजी के अंदर कि कौन-सा फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्रेडिबल होता है? तो याद रखेंगे रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। क्लियर है? समझ में आ गया क्यों होता है? बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द हैं, इनकी मीनिंग बताती हूँ क्योंकि ये शब्द अभी आगे यूज़ होंगे और उस वक़्त हमको इनकी मीनिंग पता होनी ज़रूरी है, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों फ़ोनोलॉजी लिखा है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, ठीक है? एक रूट वर्ड होता है लॉजी, ठीक है? लॉजी। लॉजी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी, है ना? किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना इज़ कॉल्ड व्हाट? इज़ कॉल्ड लॉजी, ठीक है? इसको कहते हैं हम स्टडी, ओके? अब यहाँ पर फ़ोनो लिखा है, देखो जो ये फ़ोन शब्द है ना फ़ोन, हम लोग कहते हैं कि फलाने का फ़ोन आया है। हम लोग फलाने का फ़ोन आया है क्यों कहते हैं भाई? हम फलाने का फ़ोन आया है क्यों कहते हैं? क्योंकि फ़ोन जो शब्द है वो साउंड को डिनोट करता है। ये जो रूट वर्ड है ना, ये एक्चुअली साउंड के लिए है, ठीक है? साउंड के लिए है। आपने अगर एक सब्जेक्ट देखा हो फ़ोनेटिक्स बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? साउंड की तो स्टडी होती है, ठीक है? तो अब अगर मैं पेडागोजी में देखूँ, तो फ़ोनोलॉजी देखो फ़ोन इज़ रिलेटेड टू साउंड, फ़ोन इज़ रिलेटेड टू साउंड, लॉजी मतलब स्टडी। तो अगर मैं यहाँ पर पेडागोजी के सेंस में बात करूँ, तो फ़ोनोलॉजी का मतलब होता है स्पीच फॉर्म ऑफ समथिंग, ठीक है? स्पीच फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक? तो ये हो गया हमारा फ़ोनोलॉजी, याद रहेगा आपको? ठीक, आगे देखिए। क्योंकि कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये पूछा गया है ना? आपके पेपर में वोकैब भी तो आती है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा गया। और आगे हमारे पेडागोजी में भी काम आएगा। अच्छा पेडागोजी तो शुरू मैंने इसलिए किया है कि पेडागोजी थोड़ा आसान है। हम धीरे-धीरे से चीज़ों को सीखेंगे, है ना? ग्रामर नो डाउट जिस दिन मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगी उस दिन मतलब ये कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है, मेहनत वाली बात है और एक्सपर्टीज़ वाली बात होती है। उस दिन आपको फ़ील होगा कि यार ये होती है ग्रामर और आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। मैं पूरी 95% ग्रामर जो है वो आपको लॉजिकली पढ़ाऊँगी, कोई रट्टाफिकेशन वाली काम नहीं, है ना? और एकदम प्रॉपर जो टीचर की एक एबिलिटी जो टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए ना पढ़ाने में और कॉन्सेप्ट को समझाने में, उसी क्वालिटी के साथ आप पढ़ेंगे ताकि सेम क्वालिटी आप स्कूल्स में जाकर के डिलीवर करें और भाई आने वाली जनरेशन की इंग्लिश अच्छी करें क्योंकि अभी तो हालत बहुत खराब है। ठीक है? नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्त मोर्फोलॉजी। अब अगेन मैंने कहा देखो लॉजी क्या हुआ एक रूट वर्ड है व्हिच इज़ यूज्ड फॉर स्टडी, है ना? स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए और मोर्फो मोर्फो जस्ट अ सेकंड मॉर्फो जो ये वर्ड है, ये एक्चुअली रिलेट करता है मीनिंग से, सेंस से, ठीक है? सेंस से रिलेट करता है या मीनिंग से रिलेट करता है, तो मॉर्फोलॉजी शब्द का जहाँ भी यूज़ होगा, वहाँ पर बेसिकली हम मीनिंग के रिगार्डिंग या मीनिंग से रिलेटेड चीज़ों पर बात कर रहे होंगे, क्लियर है? व्हाट इज़ सिंटैक्स सॉरी है ना, फंबल हो रहा है। व्हाट इज़ सिंटैक्स? तो देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जब भी हम चाहे हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा राम गोइंग इज़ टू स्कूल। मैंने ये सेंटेंस लिखा है दोस्त, मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? आप कहेंगे मैडम ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैडम जी देखिए, जब जब भी हम लिखते हैं ना, तो क्या होता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हमारा सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब उपस्थित है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है। देन आफ्टर हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। फिर मैम हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने क्या करा? आपने तो सब्जेक्ट लिख दिया है, फिर यहाँ पर आपने मेन वर्ब लिख दिया है, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दी। तो आपने क्या करा? आपने स्ट्रक्चर खराब कर दिया। यानी कोई भी भाषा जो है, चाहे हिंदी अब जैसे हिंदी में मान लीजिए मुझे लिखना है, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ क्या? राम जाता है स्कूल। क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ क्या? नहीं, आप कहेंगे मैडम यहाँ पर भी स्ट्रक्चर गलत है, सिंटैक्स गलत है। सिंटैक्स क्या होना चाहिए था? राम स्कूल जाता है ना? जाता से पहले हमारा क्या होना चाहिए था?
जाता से पहले हमारा क्या होना चाहिए था? स्कूल। तो कोई भी लैंग्वेज जो है या कोई भी लैंग्वेज के अंदर हमको कोई भी सेंटेंस लिखना है, वाक्य लिखना है, तो उसका एक फिक्स ऑर्डर होता है ना? जो भाषा होती है, अभी मैं आगे बताऊँगी कि जो लैंग्वेज होती है ना, वो रूल गवर्न्ड होती है ना? कुछ नियमों के आधार पर चलती है, रैंडम नहीं चलती कि हमारी जो मर्ज़ी है हम वो कर लें, है ना? ऐसा नहीं होता है। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या करा? स्ट्रक्चर खराब करा। इसी स्ट्रक्चर को इंग्लिश में सिंटैक्स कहा जाता है। तो सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? वाक्य को अरेंज करने का जो तरीका है ना? या वर्ड्स को अरेंज करने का जो तरीका होता है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स, ठीक है? क्लियर है? एक बार मैं देख लूँ सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं इसमें या नहीं? कई बार ऐसा होता है रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो नहीं हो रही होती है और चलिए ठीक है, बढ़िया। अब इतनी चीज़ें आप समझ गए, अब एक चीज़ और सुन लीजिए, बड़ी छोटी-सी चीज़ है कि आपके पेपर में पूछा जाता है कि जो इंग्लिश है ना, ये कौन-सी ग्रुप में आती है, ठीक है? कौन-से ग्रुप में आती है? तो याद रखेंगे इंडो यूरोपियन के अंदर आती है। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, हमको वही पढ़ना है तो हम उसी के बारे में जानेंगे। एक और सवाल है जो मतलब एक और चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं पूछूँ कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 22 भाषाएँ मेंशन हैं, उसके अंदर इंग्लिश है या नहीं मुझे बताइए? जो हमारे संविधान के अंदर 22 लैंग्वेजेज़ मेंशन्ड हैं, क्या वहाँ पर इंग्लिश है या नहीं? अब अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि उन 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है, बल्कि इंग्लिश को भारत में किस चीज़ का दर्जा है? क्या हम इंग्लिश को फ़ॉरेन लैंग्वेज कहते हैं? क्योंकि इंग्लिश तो विदेश से आई है, विदेशियों की लैंग्वेज है। क्या हम इसको फ़ॉरेन लैंग्वेज कहते हैं? एक पेज ऐड कर लेती हूँ मैं, ठीक है। क्या इंग्लिश को हम लोग फ़ॉरेन लैंग्वेज कहते हैं? नहीं कहते हैं। क्या इंग्लिश ऑफ़िशियल लैंग्वेज में है? क्या इंग्लिश 22 जो हमारी ऑफ़िशियल लैंग्वेजेज़ हैं उसमें है? नहीं है। इंग्लिश क्या है दोस्तों? भारत के लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि भारत में आप देखेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है? जो सेंट्रल केंद्र सरकार की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जुडिशरी जो है ना? मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स में आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है। तो भारत में इंग्लिश जो है वो फ़ॉरेन लैंग्वेज नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि दोस्तों इंग्लिश को क्या कहते हैं इंडिया के अंदर? एसोसिएट एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, ठीक है? क्या है भारत के अंदर? क्या दर्जा है इंग्लिश का? क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं पेडागोजी के अंदर, ठीक है? तो इंग्लिश का क्या दर्जा है दोस्तों भारत में? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का, ना ये फॉरेन लैंग्वेज है, ना ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। क्या पता आपसे अगर किसी ने पूछा कि भाई देखो ये एक बात बताओ कि अंग्रेजी सब जगह चल रही है ना? इंग्लिश जो है ये सब जगह चल रही। इंडिया में इंग्लिश मीडियम चल रहा है ना? सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है? और इवन हमारे एमपी बोर्ड में भी मीडियम चलता है ये, ठीक है? इसके बाद सारे काम इंग्लिश में होने हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वहाँ से जितने भी लेटर आने हैं, वो इंग्लिश में आते हैं सीनियर लेवल पे, सारा सारा कम्युनिकेशन इंग्लिश में। तो भाई आपने 22 भाषाओं में क्यों नहीं रखा? तो आपका दोस्तों एक जवाब होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको एग्ज़ाम के हिसाब से रट्टू-तोता नहीं बना रही हूँ। होता ये है कि 4 कॉन्सेप्ट हमने अगर आपको रटा दिया और वो 4 कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं आए, तो होती है दिक्कत, हमसे कुछ सॉल्व नहीं होता। तो हम समझना, हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलेंगे। आप ये समझो कि ये एक लेक्चर जो है ना मेरे, ये किसी भी पेड कोर्स के पिताजी हैं। ऐसा नहीं है, मेरे भी पेड कोर्स चलते हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स पर। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ना तो किसी ऐसे यहाँ पर पेड कोर्स का प्रचार कर रही हूँ, हो सकता है भविष्य में अगर आप लोग चाहेंगे तो करूँ, बट अभी एज़ ऑफ नाउ नहीं कर रही हूँ, तो आप इसको पेड कोर्स मानें। आपको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, मैं इस लेवल पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाऊँगी। तो दोस्तों अगर आपसे किसी ने पूछा कि 22 भाषाओं में क्यों नहीं रखा गया इंग्लिश को, तो आप बताइएगा कि ये जो 22 भाषाएँ हैं, ये भारत की भाषाएँ हैं, है ना? ये भारत के अंदर बोली जाने वाली भाषाएँ हैं, भारत के अंदर यूज़ होने वाले ये हमारे डायलेक्ट्स हैं, ना कि कहीं बाहर के। आप देखेंगे जितनी भी यहाँ पर 22 भाषाओं में जो भाषाएँ हैं, वो सारी की सारी कहाँ हैं? कौन-सी हैं? जो भारत के अंदर बोली जाती हैं, ये भारत के अंदर जन्मी हैं, ठीक है? जन्मी तो ख़ैर नहीं कहना चाहिए, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, सॉरी दैट्स माय बैड, क्योंकि क्लेम अलग-अलग होते हैं अलग-अलग लैंग्वेज के, ठीक है? कि अब कोई कह दे कि भाई है ना? तो वो छोड़ो, वो तो मेरा गलत स्टेटमेंट हो गया। ख़ैर, भारत के अंदर जो बोली जाने वाली भाषाएँ हैं, भारत के अंदर जो चलन में हैं, वो हैं 22 भाषाओं में, और इंग्लिश जो है ये इंडिया की नहीं है, वो तो हम गुलाम बन गए,
है ना? हम कॉलोनाइज़्ड हो गए इसलिए इंग्लिश आ गई, नहीं तो आपको क्या लगता है कि क्या हम इंग्लिश सीख रहे होते? जैसे फ्रेंच भी तो है, जैसे स्पेनिश भी तो है, क्या हम सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे हैं। हम इंग्लिश सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि हम कॉलोनाइज़ हो गए थे। हमारे ऊपर 300 सालों तक शासन हुआ और शासन हुआ तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई, है ना? हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई, हम आज़ाद हुए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, सारी चीज़ें सब धपाधप इंग्लिश में ही चलती गई, है ना? भाई 300 साल बहुत होते हैं, ठीक है? लिटरेचर पढ़ोगे ना तब आप समझोगे कि हिस्टोरिकल इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है किसी भी भाषा के डेवलप होने पर। खास तौर पर आप अगर इंग्लिश को देखोगे तो इंग्लिश में आप देखोगे कि हर फेज में अलग-अलग इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है? इवन जो पुरानी जो इंग्लिश है, जैसे आप बोलो चौसेरियन इंग्लिश, आपको कभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो सेमी डेवलप्ड इंग्लिश है ना? वो सेमी डेवलप्ड इंग्लिश है, वो डेवलप्ड इंग्लिश नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो लैंग्वेज होती है ना, वो समय के साथ और रूलर्स के साथ डेवलप होती है ना? कि भाई मान लो मुगल्स आए, मुगल कोई और भाषा बोल रहे थे, हम यहाँ कोई और भाषा बोल रहे हैं। वो आए और उन्होंने अपना कल्चर यहाँ भाई यहाँ रहेंगे, यहाँ रूल करेंगे तो अपना कल्चर लगाएँगे, अपनी लैंग्वेज भी फैलाएँगे, ठीक है? तो ऐसे कर के लैंग्वेजेज़ मॉडिफाई होती हैं। खैर ये सारी चीज़ें हम जब वो सब पढ़ेंगे तो देखेंगे। एज़ ऑफ नाउ हमने क्या समझा कि जो इंग्लिश का स्टेटस है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का है, 22 भाषाओं में नहीं है, क्यों नहीं है मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, तो मैंने कहा आपको रट्टा नहीं मारना है ना? हौले-हौले चलेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अब हमको देखना है क्या कि लैंग्वेज की विशेषताएँ क्या होती हैं या मैं आपसे कहूँ कि लैंग्वेज एग्ज़ैक्टली होती कैसी है अगर मैं आपसे पूछूँ? तो पहली बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी थी क्या? कि भाई ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना? हमारे लिए कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का, ठीक है? बातचीत करने का या कुछ भी मतलब बातचीत से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बात ही करो, कुछ भी आपको अगर बताना हो सामने वाले को, ठीक है? तो उसका ये क्या है एक, ये माध्यम है या मीन्स है या तरीका है, ठीक है? अब इट इज़ सिंबॉलिक एंड डायनामिक, ठीक है? सिंबॉलिक का मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज में जो सिंबल हैं उनका भी बड़ा महत्व है ना? इट इज़ सिंबॉलिक एंड डायनामिक का मतलब ये हो गया, सिंबॉलिक से अगर मैं बोलूँ कि भाई भाषा में मान लो मैंने लिखा व्हाट, समझना बड़ी छोटी-सी चीज़ है। वर्ड में बेटा मेरे मैंने एक जगह ये साइन लगाया और फिर मैंने एक जगह ये साइन देखो मैं हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरे इक्वल हों या मुझसे बड़े हों, तो बेटा कहने की मेरी आदत है, मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है? चलिए और एक एक वर्ड के पास मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मुझे बताइए क्या ये 2 सिंबल्स है, क्या ये 2 साइन्स है, इन 2 शब्दों में क्या ज़मीन-आसमान का अंतर नहीं हो गया? यहाँ पर ये जो वर्ड है, ये एक्सक्लेमेटरी बना, विस्मयादिबोधक, यहाँ पर जो है ये इंटेरोगेटिव बना जिससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है? तो जो है लैंग्वेज के अंदर आप बेसिकली ये समझेंगे कि सिंबल्स का क्या महत्व है, ठीक है? और डायनामिक का क्या मतलब होता है? डायनामिक का मतलब कि ये कंसाइज़्ड नहीं है, बहुत फैली हुई है और एक चीज़ और, ठीक है? डायनेमिक का मतलब ऐसा कि बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत फैली है और साथ के साथ इसमें आप देखेंगे कि हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो बड़ी-बड़ी स्कूल्स हैं, स्कूल्स का मतलब ये स्कूल्स नहीं, जैसे हमने कहा कि ऑक्सफोर्ड हो गया, ठीक है? तो ये जो भी हमारी लिंग्विस्टिक स्कूल्स हैं, ये आप देखेंगे कि नए-नए वर्ड्स ऐड ऑन करती रहती हैं, ठीक है? नए-नए वर्ड्स जो हैं ये ऐड ऑन करती रहती हैं। हर दिन आपको पता चलेगा कि आज ये शब्द नया इंग्लिश में ऐड हुआ, आज वो शब्द ऐड हुआ, आज ये हुआ, इस साल वर्ड ऑफ द ईयर ये था, ये नया ऐड हुआ, ठीक है? तो वही कहा जा रहा है कि भाई काफ़ी जो है डाइवर्स है, ठीक है? नेक्स्ट ये इंस्ट्रक्ट करने का माध्यम है, तो ज़ाहिर-सी बात है भाई, अब हमको किसी को निर्देश देना है, इंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करेंगे? हम लैंग्वेज का ही यूज़ करेंगे, बिना लैंग्वेज के कहाँ से आप किसी को इंस्ट्रक्ट करेंगे? तो ये बड़ी बेसिक चीज़ थी। दूसरा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसको इसको समझेंगे आप, ठीक है? तो समझने में आप बहुत गलती करते हैं और फिर होता ये है कि जब ये पेपर में आता है ना, ठीक है, तो आती है दिक्कत। समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा जो लैंग्वेज है वो आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? इसका मतलब हुआ स्वच्छंद, ऐसे ही लिखेंगे ना स्वच्छंद। देखो मैं हिंदी गलत लिख सकती हूँ लेकिन इंग्लिश नहीं लिखूँगी, तो हिंदी गलत लिखूँ तो आप कमेंट कर दिया करिएगा। इंग्लिश नहीं लिखती मैं गलत, ठीक है? तो मैंने कहा लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, लैंग्वेज जो है वो स्वच्छंद है, ठीक है? अब यहाँ पर स्वच्छंद का मतलब क्या हुआ? स्वच्छंद का मतलब ये हुआ बेटा कि जो लैंग्वेज है ना, कोई भी भाषा हो, वो उसका किसी पर्टिकुलर चीज़ से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, है ना? डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ कि ये पेन है,
ठीक है? ये पेन है। तो क्या पेन शब्द का इस पर्टिकुलर चीज़ से कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं, हमने इसका पेन नाम रखा है इसलिए ये पेन है। हमने इसका नाम अगर बॉटल रख दिया होता तो ये बॉटल हो जाती। भाई यहाँ पर मेरे पास ये बॉटल रखा है। इस बॉटल का ये बॉटल जो शब्द है और बॉटल ये जो प्लास्टिक की चीज़ इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? नहीं, इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है? इसमें क्या है? फ्रीडम है। अरे हमने बनाया है ऐसा, हमने नाम दिया है इसलिए। अच्छा एक बात बताओ, किसी का अगर नाम जो है राम है, अगर किसी का नाम राम है, तो मेरे दोस्तों क्या ऐसा है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम होगा और धनुष बाण चला रहा होगा? क्या पता भाई आजीवन कारावास में बैठा हो वो, है ना? कुछ ऐसा काम कर लिया हो, ठीक है? तो मैंने कहा जो लैंग्वेज है ना? जो लैंग्वेज है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ से डायरेक्ट एकदम कनेक्ट नहीं है ना? जैसे साइंस में क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्शन होता है, मैथ्स में क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्शन होता है, लैंग्वेज में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अगर आप किसी को कह रही हैं सविता, आप किसी को कह रही हैं सुमन, तो सुमन मतलब होता है फूल आई थिंक, है ना? पुष्प ही होता है ना, फूल ही होता है ना सुमन मतलब एज़ फार एज़ आई नो पुष्प ही होता है, फूल होता है सुमन का मतलब। तो भाई वो लड़की फूल थोड़ी है, हैं? वो लड़की फूल थोड़ी है, क्या पता पूरा मोहल्ला डरता हो उससे बात करने में। वो तो हमने नाम रख दिया है, उसका नाम बबीता रख दो तो वो बबीता हो जाएगी। तो लैंग्वेज क्या होती है? स्वच्छंद होती है, इसमें फ्रीडम होती है, ठीक है? ये किसी चीज़ से डायरेक्ट रिलेट नहीं करती है। हम जैसा बनाएँगे ये वैसी बनेगी। क्लियर बात है? नेक्स्ट हमने कहा इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड रूल गवर्न। तो यहाँ पीछे मैंने आपको अभी एग्जांपल जो दिया था, अभी मैंने आपको ये हाँ, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको स्ट्रक्चर वाला, यहीं से आपको समझना था कि जो लैंग्वेज है ना, उसमें क्या होते हैं सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं और वो स्ट्रक्चर्ड है ना? ऐसा नहीं है कि आपकी जैसी मर्जी आप वैसा बना दो, आपकी जैसी मर्जी आप वैसा बोल दो, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड भाई, अभी बंद हो जाएगा नहीं तो लैपटॉप चार्जर लग गया। ठीक है? तो लैंग्वेज जो है वो कैसी है दोस्तों? लैंग्वेज जो है हमारी वो स्ट्रक्चर्ड है और रूल गवर्न्ड है ना? रूल्स के नियमों के आधार पर ही चलती है, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बनाएँ, कैसा भी बनाएँ, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा ये इट इज़ अ करियर ऑफ इट इज़ अ कैरियर सॉरी माय बैड इट इज़ अ कैरियर ऑफ सिविलाइज़ेशन एंड कल्चर। देखो एक होता है करियर, हम जिसको कहते हैं करियर बनाना, अपना भविष्य बनाना है हमको, और एक होता है कैरियर। तो कैरी करने मतलब कैरी मतलब ढोना, तो कैरियर मतलब ढोने वाली, ठीक है? तो इट इज़ अ कैरियर ऑफ सिविलाइज़ेशन। सिविलाइज़ेशन मतलब बेटा एक तरीके से सभ्यता और संस्कृति। अब हमने कहा कि जो भाषा है वो किसी संस्कृति या कल्चर को कैरी करती है। कैसे कैरी करेगी? एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है? बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ और इसी से आप समझ जाएँगे। ठीक है, अगर आपने एक इडियम सुनी हो, इंग्लिश पढ़ रहे हैं अपन उसी का एग्ज़ाम्पल लेंगे, ठीक है? एक स्पिल द बी जस्ट अ मिनट स्पिल द बीन्स, ठीक है? स्पिल द बीन्स ये आपने एक इडियम सुनी होगी। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ, यहीं से आप समझ जाएँगे कि कैसे लैंग्वेज जो है वो आपको एक तरीके से अच्छा, अब यहाँ पर कैरी का मतलब ये नहीं हुआ कि सिविलाइज़ेशन अरे सिविलाइज़ेशन समय-समय पर बदलेगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन पहले सिविलाइज़ेशन का कैरियर होने का मतलब ये हुआ कि भाई पहले क्या चीज़ें होती थी, है ना? और अब क्या चीज़ें होती हैं, हमारी जो संस्कृति और संस्कृति एक दिन में तो बनती नहीं, सभ्यता एक दिन में तो बनती नहीं, पुरानी ही चलती आती है, ठीक है? तो कैसे लैंग्वेज के माध्यम से हम उसको जानते हैं, कैसे लैंग्वेज के माध्यम से उसको हम आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। अब देखो जानेंगे तो ही कंटिन्यू रखेंगे ना, पता ही नहीं है तो कहाँ से कंटिन्यू रखेंगे, है कि नहीं? तो अब जैसे मान लीजिए स्पिल द बीन्स हमारी एक इडियम है। अब देखो क्या होता था कि एंशिएंट टाइम में शायद ग्रीक्स की बात है ये ग्रीक्स की बात है, मैं थोड़ा-सा भूल रही हूँ, ठीक है? तो ख़ैर 90% श्योर हूँ, ठीक है? तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था, जब चुनाव होता था, ठीक है? इलेक्शन होता था, चुनाव होता था। अब चुनाव इलेक्शन का मतलब ये मत समझना कि भई डेमोक्रेसी तो थी नहीं ये वो। चुनाव होना मतलब चुने जाना, पहले भी चुनी जाती थी चीज़ें, ठीक है? तो क्या होता था कि पहले ना तो बैलेट पेपर वाला कुछ वो था, ठीक है? ना तो बैलेट पेपर वाला कुछ था और ईवीएम्स तो अभी भी नहीं है बहुत सारे देशों में, ठीक है? तो क्या होता था कि वहाँ पर चुनाव कैसे होता था कि वो एक रखते थे ट्रांसपेरेंट जार, ठीक है? ये एक उन्होंने सॉरी ट्रांसपेरेंट कह रही हूँ, ओपाक, है ना? ठीक है, जिसमें दिखे ना, ठीक? ये एक ऐसा जार रखते थे, ठीक है? और क्या करते थे कि बीन का मतलब होता है दोस्तों बीन्स का मतलब हो गया दाने, ठीक है?
दाने। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना दानों को पार्टी पर एलोकेट किया। जैसे हम लोग के यहाँ वो होता है ना कि भाई इलेक्शन का वो होता है, चिन्ह होता है कि भाई किसी को लालटेन मिल गया, किसी को बंदूक मिल गाँव में सरपंच वाले चुनाव में तो और गंदे-गंदे वो मिलते हैं कि किसी को खजूर का पेड़ मिल गया, है ना? और मतलब किसी को भाई कुकर मिल गया, कढ़ाई मिल गया, ठीक है? ऐसे चलते हैं सिंबल। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ना दानों में कलर्ड दानों में असाइन करा। जैसे मान लो ये सफेद कलर का दाना है, ये है मान लो चंदू पार्टी को, ठीक है? ठीक है, मान लो ये चंदू पार्टी के लिए हो गया, ठीक है? ये पीले कलर का दाना किसके लिए है मान लो कुछ भी एक्स वाई ज़ेड पार्टी हो गई, ठीक है? एक्स वाई ज़ेड पार्टी कुछ भी हो गई। ये नीले कलर का दाना है मान लो हमारा, ठीक है? ये किसके लिए है मान लो स्टूडेंट्स यूनियन। अब जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? बस एग्ज़ाम्पल। अब क्या होता था लोग आते थे और उनको जो भी पार्टी पसंद हो, वो उसके बीन उठाते थे और इस जार में डाल देते थे, ठीक है? तो मान लो कुछ लाल वाले आ गए, ठीक है, कुछ हरे वाले हो गए, कुछ पीले वाले हो गए, ठीक है, कुछ ऐसे ही सफ़ेद वाले हो गए, ठीक है, डिपेंड्स कि भई जिसको जो पसंद हो उसी के जो है जार में दाने डाल देते थे और फाइनली क्या होता था, इसकी काउंटिंग हो जाती थी, है ना? इसको गिन लेते थे। अब हुआ अब ये ईडीएम आई कैसे है वो बता रही हूँ मैं, है ना? ईडीएम आई कैसे है वो बता रही हूँ मैं, समझो बात को, है ना? ओरिजिन बता रही हूँ। ओके, अब मान लो अच्छा अब एक चीज़ समझना, पहले एग्ज़िट पोल तो होता नहीं था। जैसे अभी पत्रकार लोग लेके कैमरा और धाँय से पहुँच जाते हैं कि भैया एग्ज़िट पोल और जनता ने कि कहाँ से कौन जीत रहा है, ये सब वाला, ठीक है? तो पहले ये तो चलता नहीं था। तो क्या हुआ, क्या करते थे, अब ये एक सरप्राइज़ का विषय बना रहता था ना, ठीक है? ये बड़ा मतलब वैसा कॉम्प्लेक्स विषय बना रहता तो कह रहा भाई कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? अब मान लो बेटा ये काँच का जार है, ट्रांसपेरेंट है, कोई व्यक्ति आया और इस जार को गिरा दिया। अगर इस जार को दोस्तों आपने गिरा दिया तो होगा क्या? ये जार टूटेगा, दाने जो हैं वो फैल जाएँगे और इससे और क्या हो जाएगा? आपने जैसे ही देखा कि यार पीले वाले दाने ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब चुनाव कौन जीतेगा? ये एक्स वाई ज़ेड पार्टी जीतेगी यानी पीले वाले जीतेंगे। तो मेरे भाई यहाँ से आपने क्या काम करा? आपने एक सीक्रेट को रिवील कर दिया। अरे भाई ये सीक्रेट था कि कौन जीतेगा, किसके दाने ज़्यादा हैं, है ना? किसको ज़्यादा वोट पड़ी है वो कैसे पता चलेगा? जिस कलर के दाने ज़्यादा होंगे। आपने पूरा जार गिरा दिया, जार गिर गया तो दाने फैल गए, दाने फैल गए तो क्या हुआ? दाने फैल गए तो मेरे भाई अब हमको दिख गया, करो भाई पीले वाले दाने ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब कौन जीतेगा? पीले वाले जीत जाएँगे। तो ये इडियम यहाँ से निकली है और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अब देखो मैं आपको इडियम भी ऐसे वैसे नहीं रटवाऊँगी जैसे जनरल कि हाँ, लो रट लो इसका मतलब ये नहीं। मैं आपको कुछ ना कुछ क्लू दिया करूँगी और ऐसे ही इनके बारे में आप सबके बारे में तो स्टोरी बताऊँगी बहुत टाइम लगेगा, बट स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको ये भी बताया करूँगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप निश्चिंत रहो, आपका सपोर्ट और मेरी मेहनत और कुछ भी नहीं। आप अपना सपोर्ट देना वहाँ से, है ना? देखो मैं बता रही हूँ यूट्यूब की एल्गोरिदम ऐसे होती है कि अगर आप लाइक लाइक करोगे, प्यारे-प्यारे कमेंट्स करोगे, थोड़ा शेयर-वेयर करोगे तो यूट्यूब मेरी मेहनत को आगे प्रमोट करेगा, बस सिंपल सी चीज़ है। तो आपकी उधर मेहनत और इधर मतलब आपका उधर सपोर्ट और मेरी इधर मेहनत, मैं बता रही हूँ 100% गारंटी 100% गारंटी रहेगी कि जो पढ़ोगे ना बहुत सॉलिड पढ़ोगे, ठीक है? क्योंकि मैं वैसे देसी ठुर्रे तरीके से आपको बताऊँगी भी नहीं, जैसे इंग्लिश सीखी जाती है वैसे ही बताऊँगी। तो मेरे भाई स्पिल द बीन्स का मतलब क्या हुआ बताओ? अब तो आप ही बता दोगे कि मैडम स्पिल द बीन्स का मतलब क्या हुआ? अरे हमने सीक्रेट रिवील करा था ना, टू रिवील अ सीक्रेट। क्या होता है इसका मतलब? टू रिवील अ सीक्रेट। अब मुझे बताओ क्या जीवन में कभी भी आपको ये इडियम भूलेगी? नहीं भूलेगी, ठीक है? अच्छा, तो ये तो इडियम वाली बात। अब ये उदाहरण हमारे यहाँ कैसे कनेक्ट होता है कि ये जो है थोड़ा-सा सिविलाइज़ेशन के बारे में कि लोग कैसे थे, कल्चर कैसा था, क्या होता था, ठीक है? ये कैसे बताती है हमारी लैंग्वेज। मेरे भाई जब मैंने स्पिल द बीन्स पढ़ा, तो क्या मैंने उसकी ये जो स्टोरी सीखी, क्या मैंने जो उसकी ये स्टोरी सीखी या स्टोरी सुनी, क्या मुझे इससे इस बात का पता नहीं लगा कि पहले चुनाव कैसे होते थे? क्या मुझे इस बात का पता नहीं चला कि पहले चुनाव कैसे होते थे? तो यही तो तरीके हैं, यही तो तरीके हैं जो लैंग्वेज यही तो चीज़ें हैं जो लैंग्वेज से हम सीखते हैं, है ना? यही तो चीज़ें हैं जो लैंग्वेज अच्छा एक बात बताओ, मान लो लैंग्वेज ही नहीं होती, तो मेरे भाई एंशिएंट टाइम में क्या होता था? क्या मिला था? क्या नहीं होता था? ये हम कहाँ से जान पाते? हमारे पूर्वज लेट्स से जस्ट एक बात कह रही हूँ कि मान लो अ ऐसा हो कि भाई कुछ ऐसी सभ्यताएँ मान लो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, अब वो है ही नहीं, नहीं है वो, ठीक है?
और जिन्होंने खोजी थी, मान लो जैसे पहली बार किसने, चलो जिसने भी खोजी हो हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है? हम कौन से हिस्ट्री के टीचर हैं। तो मान लो जो भी हुआ, अब अगर मान लीजिए जिन्होंने खोजा, जिन्होंने उस पर शोध किया, अगर वो कुछ ना लिखते तो मेरे भाई क्या हम जानते कि कोई ऐसी भी सिविलाइज़ेशन थी, कोई ऐसी भी सभ्यता थी, उनके यहाँ क्या होता था, हैं? उनके यहाँ उस टाइम पे घर कैसे बने होते थे, उस टाइम पे नालियाँ कैसी बनी होती थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। हम कैसे जानते अगर लैंग्वेज ना होती? तो इसी बेसिस पर हम कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है, उससे हमको सिविलाइज़ेशन, उससे हमको कल्चर, उससे क्या होता था, क्या नहीं होता था, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। मुझे बताइए क्या अभी तक ऐसा कुछ भी है जो आपको रटना पड़े? मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको रटना पड़े, और आगे पूरा का पूरा जो लेक्चर है हमारा, ठीक है? वो भी ऐसे ही चलेगा जहाँ पर आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। है ना? और फिर इसके बाद अब हम पहुँचेंगे किस चीज़ पर? लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विज़िशन की थ्योरीज़ पर हम चलेंगे, ठीक है? तो अब चूँकि ये पहला ही लेक्चर है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना? अगर आपको पसंद आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे लेक्चर्स में आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस टीवी जैसे सुनते हैं ना, देखते हैं, वैसे आप देखते रहो बस, ठीक है? और बाकी अगर आपकी डिमांड होगी, तो हम लाइव भी आगे पढ़ा करेंगे, और नॉट जस्ट दिस, मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगी। और हाँ, अगर आप चाहें कि बीच-बीच में हम लिटरेचर का भी कुछ-कुछ डालें, जैसे कि भैया मान लो रिदमिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो भाई इनके मीटर क्या है, कौन से मीटर्स होते हैं, पहचानते कैसे हैं, ठीक है? फीट क्या है, फुट क्या है, क्या कैसी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ये चाहो फिगर ऑफ स्पीच के अंदर क्या-क्या फिगर ऑफ स्पीच में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? अगर आप ये चाहो कि ये सब कुछ पढ़ना चाहते हो, तो ये भी बताना, हम बीच-बीच में आपको ये भी पढ़ाते चलेंगे। और जैसे ही आपने थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाई चैनल को, और अच्छा किक मिला, तो हम जंप कर लेंगे हमारी ग्रामर और वोकैब में भी, और सारी चीज़ें हम पैरेलल पढ़ेंगे। और फिर से मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छा होगा, इस बार सिलेक्शन आपका 100% होगा, बशर्ते आप बढ़िया से पढ़िए। और डज़न्ट मैटर यार, आप मुझसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, है ना? वो सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस पढ़ना अच्छे से, क्योंकि मध्य प्रदेश में ना वैकेंसी आना बहुत बड़ी चीज़ है, समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? तो अगर आ रही है, तो उसका हमको फुल फ़ायदा उठाना है। बाकी मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, है ना? और अगर पसंद आई हैं, तो अ बिग थैंक यू, ठीक? और बस यही है कि अगर पसंद आया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, है ना? बाकी आज पहला लेक्चर था, तो हम थोड़ा स्लो पढ़े हैं, बाकी हम लोग स्पीड में पढ़ा करेंगे, है ना? चलिए ख़्याल रखिए अपना, और मैं आपसे मिलती हूँ कल, यानी अब दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।